हेलो गाइज, स्टडी क्योर के ऑनलाइन पोर्टल पर फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बायोलॉजी में आपको जो है एम्ब्रियो सैक के बारे में बताया था कि एम्ब्रियो सैक क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं और उसमें टोटल कितने सेल्स पाए जाते हैं और उसमें टोटल कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियो सैक में टोटल सेल्स कितने हैं, टोटल न्यूक्लियस कितने हैं। तो एक बार हम फिर से पुनः बताते हुए आगे चलते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एम्ब्रियो सैक में या जिसे हम बोलते हैं भ्रूण कोश में टोटल 7 जो है कोशिका होता है और 8 केंद्रक होता है, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट होता है। तो जिसमें जो है 3 कोशिका जो है प्राथमिक कोशिका होती है, 2 कोशिका ध्रुवीय केंद्रक होती है और जो है 3 कोशिका में से 2 आपकी सहायक कोशिका और 1 जो है अंड कोशिका होती है। तो आज हम उसके क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे कि जो है एम्ब्रियो सैक के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ना। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो है एम्ब्रियो सैक, ठीक, एम्ब्रियो सैक को हम जो है हिंदी में हम भ्रूण कोश कहते हैं, ठीक है। और इसका अगर हम दूसरे नाम की बात करें तो इसको हम एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं क्या, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट जिसे हम हिंदी में कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद, ठीक है। तो चलिए यहाँ तो हमने ये जान लिया। चलिए अब ये बात करते हैं कि एम्ब्रियो सैक पाया कहाँ जाता था? ओव्यूल्स में पाया जाता था, ओके, ठीक। तो अब चलिए हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जो आपका एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक को 3 क्लास में जो है क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। पहला आता है क्या? मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक जिसे हम एक बीजाणुक भ्रूणकोश भी कहते हैं। दूसरा होता है आपका बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक जिसे हम बोलते हैं द्विबीजाणुक भ्रूणकोश। और तीसरा होता है आपका चतुर्बीजाणुक भ्रूणकोश जिसे हम टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक क्या होता है, ठीक है। तो जो मोनो, देखिए नाम पे चाहिए, ठीक है, मोनोस्पोरिक, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे क्या रहेगा? एक भ्रूणकोश रहेगा ना, एक भ्रूणकोश रहेगा। उस भ्रूणकोश में टोटल जो है 7 कोश का 8 केंद्रक होते हैं जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स होती है ना। तो देखिए इसको भी जो है 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट और दूसरा है मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किसी भी एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हमेशा किससे होता है? आप जानते हैं मेगा स्पोर मदर सेल से ना, मेगा स्पोर मदर सेल। चलिए देखते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज मान लीजिए ये आपका जो है कोई सेल है, इस सेल का नाम है क्या? मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल, ये आपका जो है कोई सेल है, इसका नाम है क्या? मेगा स्पोर मदर सेल। तो इसमें जो है डिवीजन हुआ, और कौन सा डिवीजन हुआ? सपोज मियोसिस डिवीजन हुआ। तो कोई एक सेल है, इस सेल में जब मियोसिस डिवीजन हुआ तो इस सेल से जो है 4 नए सेल का जो है फॉर्मेशन होता है। चलिए आप यहाँ पे 4 नए सेल आपने राइट कर लिया, ठीक। तो आप ये जानते हो इन 4 सेलों में एक सेल क्या होता है? फंक्शनल सेल होता है। क्या होता है? फंक्शनल सेल होता है, मतलब क्रियाशील कोशिका होता है। बाकी जो 3 सेल होते हैं वो क्या करते हैं? आगे चलकर जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? यही सेल आगे जब बढ़ेगा, इसमें फिर से माइटोसिस जब हुआ, तो आपका जो है इसमें क्या हुआ कि एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। यहाँ पे 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। फिर से इसमें क्या हुआ? चलिए फिर से इसमें क्या हुआ? माइटोसिस हुआ। फिर से इसमें माइटोसिस हुआ और माइटोसिस के थ्रू ये क्या बनाया? चलिए यहाँ पे देखते हैं, माइटोसिस के थ्रू ये जो है
टोटल यहाँ पे जो है सेलों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे 2 हुई, 2 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे फिर से एक डिवीजन होगा, उस डिवीजन का नाम क्या होगा, माइटोसिस। ठीक है, उस डिवीजन का नाम होगा माइटोसिस। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल 4 सेल हुए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल 4 से जो है 8 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 8 सेलों में से क्या होगा, 3 सेल ऊपर की ओर होगा जहाँ पे चैल्जा प्रेजेंट होता है, और 2 जो है बीच में होगा, और नीचे जो है माइक्रोपाइल की ओर जो है आपका जो है 3 कोशिका होती है। 3 कोशिका में से सबसे बड़ी जो कोशिका होती है उसे क्या बोलते हैं, एक सेल बोलते हैं, और जो साइड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला सेल होता है इसे बोलते हैं क्या, एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं इसे, एंटीपोडल सेल। ठीक, और ये जो दूसरा है इसे हम क्या बोलते हैं, आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। और जो ये दो जो है साइड वाला कोशिका इसे बोलते हैं क्या, सिनर्जिड्स सेल। सिनर्जिड्स सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, सहायक कोशिका। ठीक, और ये आपका पोलर न्यूक्लियाई। और जो एक आपका जो है बीच वाला है इसे बोलते हैं क्या, एग सेल। क्या बोलते हैं, एग सेल। चलिए, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर्स हो गया एम्ब्रियो सैक। किसी एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे हुआ है, मेगास्पोर मदर सेल से। ठीक है, तो इस एम्ब्रियो सैक का जब फॉर्मेशन हो गया तो उसमें टोटल जो है 7 सेल और 8 न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। तो जो ऊपर की ओर प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। तो एंटीपोडल सेल्स क्या करता है एम्ब्रियो सैक के लिए, एक तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उस न्यूट्रिशन में क्या होगा, आपका जो है कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स होंगे, ये सब जो है इसमें पाए जाएंगे। ठीक, और ये एंटीपोडल सेल्स एक तरह से उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करते हैं सिनर्जिड सेल्स। तो सिनर्जिड सेल्स एक तरह से क्या करता है एम्ब्रियो सैक के लिए, जो उसका जो है गैमेट सेल होता है उसको एक तरह से फ्यूजन के लिए एक तरह से प्रमोट करने का काम करता है। ओके, तो एक तरह से आप ये कर सकते हैं कि पॉलन ट्यूब में फ्यूजन के लिए एक तरह से ये उत्प्रेरित करने का काम करता है। फिर उसके बाद आता है एक आपका एग सेल। तो आप एग सेल जानते हैं, एग सेल का इंपॉर्टेंस कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजेशन में। तो एग सेल जो है क्या करेगा, किसी स्पर्म के साथ फ्यूजन की प्रक्रिया करके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को शो कराएगा। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर्स था आपका क्या, एक बीजाणु केंद्र की मोनोस्पोरिक जो है 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर में। तो अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो ऑल एंजियोस्पर्म प्लांट, मतलब ऑल एंजियोस्पर्म प्लांट का मतलब जितने भी आपके जो है बीज वाले प्लांट होते हैं सब में पाया जाता है क्या, मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लियस। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करते हैं मोनोस्पोरिक न्यूक्लिएट। तो सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लिएट में क्या होगा कि मेगास्पोर मदर सेल तो रहेगा ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं आप, मियोसिस हुआ, मियोसिस से 4 सेल बना, 4 सेल के दौरान जो है इसमें एक फंक्शनल होगा, बाकी 3 क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये आगे चल के माइटोसिस किया, 2 सेल बना, 2 से 4 सेल। तो यहाँ पे टोटल जो है 4 न्यूक्लियस का जो है यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो ये ऑलरेडी जो यहीं तक सीमित होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है आइनोथेरा। ठीक है, चलिए, ये तो आपका क्या था, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। अब हम बात करते हैं बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। तो बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, जो उसका मेगास्पोर मदर सेल होता है वो आगे चल के जो है क्या करता है, बाइस्पोरिक, मतलब 2 एम्ब्रियो सैक का जो है फॉर्मेशन कर लेता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, ओनियन। ठीक, अब हम बात करते हैं कि टेट्रास्पोरिक मदर सेल। तो टेट्रास्पोरिक मदर सेल में क्या होता है कि टोटल 4 एम्ब्रियो सैक का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। और जब 4 एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है तो उनके जो न्यूक्लियस होते हैं, कभी कभी 8 न्यूक्लिएट भी होते हैं और कभी कभी जो है 16 न्यूक्लिएट होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि भ्रूण कोश किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, उसको दर्शाइए। ठीक,
तो आप क्या करेंगे, आपने भ्रूणकोश के बारे में बता दिया, भ्रूणकोश के बताने के बाद आप क्या करेंगे, इस फ्लो चार्ट को वहाँ पे बना देंगे या उसके टाइप्स लिख लेंगे। तो आप टाइप्स में ये सभी टाइप्स आप लिखेंगे। अगर आपने क्या किया कि टाइप्स में ना बता के आपने अगर फ्लो चार्ट भी ऐसे इस तरह बना दिया तब भी आपको नंबर मिल जाए, क्योंकि इस फ्लो चार्ट में सभी आप जो है सभी जो भी चीज़ें होते हैं सब इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे चलते हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस में। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे जो है पॉलिनेशन के प्रोसेस में। तो अभी आपने जो है देखा कि एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर्स के क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आपने ये देखा कि जो है एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं पॉलिनेशन पे ना। तो पॉलिनेशन होता है क्या है, तो आप ये जानते हैं कि पॉलिनेशन के प्रोसेस में आपके दोनों आपके जो है रिप्रोडक्टिव शामिल होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शामिल होते हैं। तो आपका जो पहला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है आपका क्या, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, परागकण। ठीक, जो कि क्या होता है आपका ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और दूसरा होता है आपका क्या, स्टिग्मा। स्टिग्मा, और ये स्टिग्मा क्या होता है आपका, स्टिग्मा को हम क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों एक तरह, ये आपका जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो सबसे पहले ये बता देते हैं पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आप जानते हैं फ्लावर के टोटल 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट में जो तीसरा पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम की जो यूनिट होती है उसे स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन से फॉर्मेशन होता है किसका, एंथर का। फिर एंथर से फॉर्मेशन होता है किसका, पॉलन ग्रेन्स का। ठीक, अब हम बात करते हैं स्टिग्मा का। तो स्टिग्मा में फ्लावर के 4th पार्ट में आइए तो गैनोसियम होता है। गैनोसियम की जो यूनिट होती है उसे बोलते हैं क्या, कार्पेल। और कार्पेल के टोटल 3 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला आता है स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल आता है और तीसरा ओवरी आता है। तो ये दोनों क्या करेंगे, अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें, परागण, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परागण और इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि कोई आपका प्लांट होता है, उस प्लांट का जो फ्लावर होता है, ठीक है, कोई चाहे आप सपोज मान लीजिए ये आपके क्या है, प्लांट्स हैं। ठीक है, चलिए ये आपका प्लांट्स है। इस प्लांट्स में आप देख रहे हैं कि 2 फ्लावर यहाँ पर है और 2 फ्लावर जो है यहाँ पर हो रहा है। ठीक, तो क्या होगा कि किसी एक प्लांट के किसी प्लांट का कोई एक पुष्प उसी प्लांट के किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है तो उसे हम कहते हैं क्या, परागण। ठीक है, तो परागण या पॉलिनेशन का डेफिनेशन आप डिफरेंट टाइप से बता सकते हैं कि जब कोई प्लांट या जब कोई प्लांट का कोई एक फ्लावर का जो परागकण होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होता है, वह उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के जब स्टिग्मा पे जाके जो पहुंचता है तो उसे बोलते हैं पॉलिनेशन। अगर हम यही चीज़ अगर हम बात करें परागण के लिए हिंदी में, तो किसी पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे हम कहते हैं परागण कहते हैं। ठीक है, तो परागण की प्रक्रिया में क्या होते हैं, परागण मुख्य रूप से 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखिए सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, सीधा सेल्फ पॉलिनेशन को बोलते हैं स्वपरागण ना। तो स्वपरागण का मतलब क्या होता है कि कोई एक प्लांट रहेगा, उस प्लांट में 2 या 3 जो है फ्लावर होते हैं। जब आपस में क्या होंगे, उनके जो है पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा आपस में क्या करेंगे, एक तरह से कॉम्बिनेशन की प्रक्रिया को दिखाएंगे ना। तो जैसे सपोज करिए ये आपका जो है एक प्लांट्स है। ठीक है, तो इस प्लांट्स में आपको दिख रहा है क्या, 2 फ्लावर दिख रहा है। तो 2 फ्लावर का मान लीजिए यहाँ से जो है, यहाँ पे मान लीजिए क्या है, स्टिग्मा है आपका सपोज, और यहाँ पे क्या है, किसी पुष्प का पॉलन ग्रेन्स है। तो इसका पॉलन ग्रेन्स जब इसके स्टिग्मा तक पहुँचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, ये तो हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन। अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन में हम देखते हैं कि कोई 2 प्लांट है। ठीक है, कोई यहाँ पे 2 प्लांट है। इस 2 प्लांट में किसी एक प्लांट के एक पुष्प का जो पॉलन ग्रेन्स है किसी दूसरे पौधे के उसके
पुष्प के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है कि कोई एक पौधा है, एक पौधे में 2 फ्लावर हैं, एक मतलब 2 फ्लावर में एक का जो है पॉलन ग्रेन्स और दूसरे का जो है स्टिग्मा। जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के पास जाता है तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। यही हम क्रॉस पॉलिनेशन में बात करें, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, कोई 2 प्लांट है, 2 प्लांट में एक प्लांट का जो है, एक प्लांट के पुष्प जो फ्लावर है, फ्लावर का जो है पॉलन ग्रेन्स किसी दूसरे प्लांट के दूसरे पुष्प के पास जब जाता है, पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के पास जाता है तो उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब हम बात करते हैं स्वपरागण के लिए युक्तियां क्या होती है ना। तो सबसे पहले जो है युक्तियां में टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है बाइसेक्सुअलिटी, दूसरा होता है होमोगेमी, तीसरा होता है क्लिस्टोगेमी। ठीक है, तो बाइसेक्सुअलिटी में क्या होता है, सीधा सीधा यहाँ पे देखिए द्विलिंगिता, जिसे हिंदी बोलते हैं द्विलिंगिता, मतलब कि यहाँ पे आप ये कह सकते हैं बाइसेक्सुअलिटी का मतलब यहाँ पे ये होगा कि कोई प्लांट है, उस प्लांट में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हो, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हो तो उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअलिटी कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कुकुरबिटेसी फैमिली की एग्जांपल, जैसे आपका खीरा हो गया, कद्दू हो गया, ये सब। ठीक है, तो अब ये तो आपका हो गया द्विलिंगिता। द्विलिंगिता का मतलब ऐसे प्लांट जिसमें नर जनांग तथा मादा जनांग या मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट कहिए या नर जनांग कहिए, जो भी कहिए आप। तो यहाँ पे जब मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन जब एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं तो इसे बोलते हैं बाइसेक्सुअलिटी। ठीक, एग्जांपल आप मैंने बताया कुकुरबिटेसी फैमिली की एग्जांपल, जैसे आपका लौकी हो गया, कद्दू हो गया, ये सब, खीरा। ठीक, अब बात करते हैं होमोगेमी। होमोगेमी बोलते हैं क्या, समकालपकता। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर रहेगा, ठीक है, बाइसेक्सुअल प्लांट रहेगा, बाइसेक्सुअल प्लांट में जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों साथ साथ मैच्योर होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों साथ साथ मैच्योर होते हैं तो इसे हम बोलते हैं क्या, होमोगेमी या समकालपकता। इसका बेस्ट एग्जांपल है क्या, गुलाबास। एक बार फिर से देख लीजिए कि जब बाइसेक्सुअल फ्लावर में नर पार्ट तथा मेल एंड फीमेल पार्ट साथ साथ जो है मैच्योर होते हैं तो उसे बोलते हैं होमोगेमी। ठीक, जिसका बेस्ट एग्जांपल गुलाबास। अब बात करते हैं क्लिस्टोगेमी। ठीक है, इस होमोगेमी में क्या होता है कि जो पुष्प होता है, पुष्प का जो परागकण होता है वह कीटों के माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, होमोगेमी के प्रोसेस में जो उसका परागकण है वह कीटों के द्वारा जो है किसके पास पहुंचेगा, वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। अब बात करते हैं क्लिस्टोगेमी। तो देखिए क्लिस्टोगेमी में क्या होता है, सीधा सीधा इसमें जो प्लांट होते हैं इसको बताया जाता है कि सदैव बंद रहने वाले पुष्प को, सदैव बंद रहने वाले पुष्प को हम क्या कहते हैं, क्लिस्टोगेमी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, निमिलता। ठीक है, तो इस निमिलता के प्रोसेस में क्या होता है कि जो उसका परागकोश होता है, ठीक है, जो परागकोश होता है वो हमेशा बंद रहेगा। बंद रहने पर जो वो परागकोश क्या, परागकोश में स्फुटन हो जाता है। परागकोश जब टूट जाता है, फट जाता है तो उस परागकोश में से क्या निकलते हैं, परागकण निकलते हैं, और उसी का वही परागकण क्या होते हैं, कहाँ पे जाके बिखर जाते हैं, वर्तिकाग्र पर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सदैव बंद रहने वाले पुष्प होंगे, इसमें जो परागकोश होगा वो फटेगा, फटने के बाद जो उसका परागकण होगा, जो उसका पॉलन ग्रेन्स होगा, वह वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर जाके बिखर जाएगा, और जब जाके वहाँ पे बिखर जाएगा तो आपस में जो है सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया को कर लेगा। ठीक है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है कैमिलिना, कनकौआ जिसे बोलते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल है आगजलिस जिसे हम बोलते हैं खट्टी बुट्टी, और तीसरा एग्जाम्पल है मूंगफली। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया परागण, परागण क्या होता है, परागण के टाइप्स। ठीक है, तो हमने आपको इसको जो है इसकी युक्तियां भी बताया, बाइसेक्सुअलिटी, होमोगेमी और क्लिस्टोगेमी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, आपको हम बताएंगे जो है सेल्फ पॉलिनेशन तो हमने बता दिया, अब हम आपको बताएंगे जो है क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो युक्तियाँ क्या होती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।